मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना जो चैप्टर अपना स्टार्टिंग चल रहा था कि जीवों में जनरल, उसमें कुछ क्वेश्चन सामने आपको बहुविकल्पी बताया था। इसके बाद शॉर्ट आंसर्स पे हम लोग चल रहे थे, जिसमें 6 क्वेश्चन तक कल हमने आपको बता दिया था। आगे आज 7वें क्वेश्चन से हम लोग फिर शुरू करते हैं। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप कायिक प्रवर्धन को समझ लीजिए। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि कायिक मतलब अपना शरीर या कोई स्ट्रक्चर, और प्रवर्धन से मतलब उसमें वृद्धि होना, यानी कि किसी के शरीर से वृद्धि होकर नए जीव का बनना, उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मुख्यतः ये प्रक्रिया जो होती है पौधों में ही पाई जाती है। इसके उत्तर में देखिए, कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया द्वारा जनन है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है। यानी कि पौधे के शरीर में से कोई सा भी एक भाग, पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, फल हो सकता है, फूल हो सकता है, कोई भी एक भाग होगा वो वृद्धि करेगा और फिर नए पौधे में विकसित हो जाएगा। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि ये जो भाग दिए गए हैं, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है, या कोई भी अन्य भाग पौधे का जो वृद्धि करेगा और एक नए पौधे को जन्म देगा। इसके उदाहरण हैं, नंबर 1 अजूबा। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्तियों से एक छोटी छोटी नई पत्तियां कलिका के रूप में उभरती हैं और उसके बाद वो पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इसी तरह से आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां होती हैं। आपने आलू को ध्यान से देखा होगा, आँख ऐसी बन के निकलती है उसमें धीरे से कली ऐसी निकलती है जो आगे चलकर नए पौधे को जन्म देती है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 में क्या है, आपने देखा व्याख्या करनी किसकी, किशोर चरण की नंबर 1 व्याख्या करनी है आपको। दूसरा है प्रजनक चरण की व्याख्या करनी है। तीसरा है जीर्णता चरण तथा जीर्णावस्था की व्याख्या करनी है। तो किशोर चरण किसे कहते हैं, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जन्म कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में विभिन्न होती है। परिपक्व होने से यहाँ पे तात्पर्य ये होता है, आप ये मान के चलिए वैज्ञानिक भाषा में, जब कोई जीव जनन करने में सक्षम हो जाए और वातावरण में अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम हो जाए, अपने आप को पालने में सक्षम हो जाए, तो उसको हम परिपक्व होना कहते हैं। तो उस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जिस अवस्था का या जो समय होता है उसको हम किशोर चरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पौधे में जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहेंगे, कायिक अवस्था कहेंगे, और प्राणियों में जो अवस्था होती है उसको हम किशोर चरण कहेंगे। अगला आता है प्रजनक चरण। किशोर अवस्था के बाद, ठीक है, किशोर अथवा कायिक अवस्था के समाप्त होने के बाद प्रजनक चरण यानी कि जनन अवस्था प्रारंभ होती है। यानी कि जब किशोर अवस्था खत्म हो जाती है, प्रारंभ होकर खत्म हो जाती है, तो इसके बाद प्रजनक अवस्था आरंभ होती है। इस अवस्था में पेड़ पौधे या जीव जंतु अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं जनन प्रक्रिया द्वारा। इसलिए इस प्रक्रिया को हम प्रजनक चरण कहते हैं, जनन प्रवस्था कहते हैं। क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है, प्राणियों में अनेक शारीरिक आकार के परिवर्तन। पौधों की इसकी पहचान किससे होती है कि जब पौधों में पुष्प आने लगते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि अब इसकी प्रजनन चरण में ये पहुंच चुका है। और जंतुओं में इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, जंतुओं में जब उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन इसको दिखाई पड़ने लगते हैं जिससे ये हमें पता चल जाता है कि अब ये प्रजनन चरण में पहुंच चुका है। सबसे अंत में है आपका जीर्णता चरण, यानी कि जीर्णावस्था। ये जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है, जिसको हम लोग हमारे जीवन में वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो ये सबसे अंतिम अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है प्रजनन आयु समाप्त करने के बाद, यानी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पेड़ पौधे या जीव जंतु अब आगे जनन करने के योग्य नहीं रहते, यानी कि उनके माध्यम से अब कोई अन्य जीव जंतु उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो उसको हम जीर्णता अवस्था कहते हैं। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं। ऊतकों का क्षय होने लगता है, यानी कि जो भी टिश्यूज होते हैं आपके वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। शरीर के अंग जो होते हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसको हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों। यानी कि सबसे टफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन फिर भी जितने भी बड़े जीव हैं उन सभी जीवों में
कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन ही पाया जाता है। क्यों? तो लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने वाली धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। लैंगिक प्रजनन बहुत धीमी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ये उत्तम क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के जनन से द्वारा गुणसूत्रों के विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। सिर्फ लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो आपके गुणसूत्रों के माध्यम से लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, और ये लक्षण ही वेरिएशन उत्पन्न करते हैं, और इसी वेरिएशन की वजह से जीवों में विकास होता है, जिसको हम जैव विकास कहते हैं। और इसमें संतति जो होते हैं अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। तो ये भिन्न अगर नहीं होंगे तो आगे के होने वाले मौसम की कठिनताओं में ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इसलिए जैव विकास अति आवश्यक है, और ये विकास तभी होगा जब लैंगिक प्रजनन होगा। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसका रिवीजन करिएगा, आगे को हम अगले चैप्टर में आपको इसके बारे में बताएंगे।